ठीक है, उसमें 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। तो दोनों चैप्टर्स में कुछ सेशंस करके हैं। एक मिनट रुको, बताता हूँ। ये जब चैप्टर 1 में सेशन 1, 2, 3 ये कर लो। फिर चैप्टर 2 में भी सेम सेशन 1, 2, 3 ये कर लो। ठीक है, तो इतना कर लो, प्लस जो मैंने बुकलेट में क्वेश्चन टिक कराए हैं, प्लस डीपीपी, ये सब कुछ मिला के एनफ हो जाएगा। ठीक है, चलो, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाँ अभी लोकस के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आने वाले, कभी लोकस नहीं करोगे तो चलेगा। तो क्वेश्चन है कि द सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 0, 0 if two vertices of the triangle lie on x plus y is equal to 2 root 2, then one of them will have its coordinate अब ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है √2 + √6, √2 - √6। दूसरा ऑप्शन है √2 + √3, √2 - √3। थर्ड ऑप्शन है √2 + √5, √2 - √5। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। फोर्थ ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दीज। चलो, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो।
चलो तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए तुमको ऐसे सोचना है कि हम लोग को क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो ट्राइंगल है वो कैसा है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अच्छा, इक्विलैटरल ट्राइंगल में जितने भी वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं सारे के सारे सेम होते हैं। सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सारे के सारे सेम होते हैं। तो से जैसे मान लो मैंने इक्विलैटरल ट्राइंगल एक ड्रॉ किया, तो ये कोई एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ए बी सी, ठीक है। अच्छा, बोला गया कि इफ टू वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल्स लाई ऑन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2√2, इट मीन्स व्हाट? इसका मतलब होगा कि इस लाइन का जो इक्वेशन है दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 2√2। अच्छा, 0,0 इसका क्या है? सेंट्रॉइड है। 0,0 इसका सेंट्रॉइड है, ठीक है। तो 0,0 एक तरीके से सारे सेंटर्स हो गए, सेंट्रॉइड हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, इन सेंटर हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक। अच्छा, अब देखो, ये बताओ कि ये वाली लाइन जो होती, ए को इससे ज्वाइन करने वाली लाइन, जैसे ये ओ है, क्या ये परपेंडिकुलर होती इसके इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में? हाँ सर। प्लस सर आप वो पॉइंट रिपीट कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट हो गया तो इक्विलैटरल कैसे होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो सारे पॉइंट सेम होंगे, चाहे वो सेंट्रॉइड हो जाए, चाहे इन सेंटर हो जाए, चाहे सर्कम से। कैसे हुआ सर? हाँ, इक्विलैटरल कैसे हुआ? क्वेश्चन में दिया है ना, ठीक है। ये देखो, ये वाली चीज क्वेश्चन में दिया है, इक्विलैटरल, ठीक है। अच्छा, इस बात से भी अग्री करें कि ये और ये लेंथ इक्वल होंगे, बी डी और सी डी। बोलो भाई, इतना क्लियर? यस सर। हाँ सर। सर वो बाइसेक्ट भी करेगा क्या? हाँ, बाइसेक्ट भी करेगा, हाँ। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तुम ऐसे सोचो कि ए से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ऑपोजिट साइड पे, वो बाइसेक्ट भी करेगा, इक्विलैटरल है ना। हाँ। और ये जो पॉइंट होगा वो उसी के ऊपर लाइक करेगा। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को कि क्या मैं पॉइंट डी फाइंड कर सकता हूँ क्या? पॉइंट डी फाइंड करने के लिए मैंने वो ऐसे, इक्वेशन लिख देंगे एडी का। हाँ, एडी का इक्वेशन। अब देखो, बीसी का इक्वेशन x माइनस वाई है, तो एडी का इक्वेशन, सॉरी, बीसी का इक्वेशन x प्लस वाई है, तो एडी का इक्वेशन x माइनस वाई, और वो 0,0 से पास हो रहा है, तो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, तो बोले तो x इज इक्वल टू वाई। मतलब y इज इक्वल टू x, एक तरीके से ये एडी का इक्वेशन आ गया। अच्छा, अगर मैं एडी के इक्वेशन को और बीसी के इक्वेशन को सॉल्व करूं तो उससे क्या आ जाएगा हमारे को? डी पॉइंट आ जाएगा। डी वाला पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे y की जगह तुम x पुट कर दो, ठीक है। तो डी वाला जो पॉइंट आएगा मतलब 2x इज इक्वल टू 2√2, तो x क्या हो जाएगा? √2। अच्छा, y तो x के बराबर है, तो डी वाला पॉइंट क्या हो गया? √2, इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, तुम ये बताओ कि डी आ गया और ओ पता है, तो हम लोग ओडी का लेंथ लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। ओडी का लेंथ √2, तो 2 + 2 मतलब 2 आ गया एक तरीके से, ये वाला लेंथ 2 आ गया। अच्छा, इससे, इस इंफॉर्मेशन से क्या हम लोग जो इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ होती है वो निकाल सकते हैं? कैन आई फाइंड द साइड लेंथ ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल? हाँ सर। यस सर। हाँ सर, निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं? तो पाइथागोरस यूज कर लेंगे सर। तुम ऐसे सोचो, सर एक ही कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे 2:1 के प्रॉपर्टी से।
ठीक है, वो तो एक तरीका है। सर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। हाँ वही ट्रिगो यूज करेंगे। ये एंगल 30 डिग्री होता क्या? क्योंकि हाँ सर। क्योंकि ये तो सारे सेंटर्स हैं, मतलब ये एक तरीके से इन सेंटर भी होगा, और इन सेंटर जो है वो एंगल को बाइसेक्ट कर देता है, ये 30 डिग्री। अच्छा, इस लेंथ को अपने क्या कहते हैं? a/2। साइड लेंथ अगर कैपिटल ए है, सॉरी स्मॉल ए है, तो BD क्या होता है? a/2। अब क्या हम लोग ट्राइंगल OBD में tan 30 डिग्री लगा सकते हैं? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू OD अपॉन BD। इसका मतलब BD क्या हो गया? OD अपॉन tan 30 डिग्री। OD was 2 and tan 30 1/√3, तो ये 2√3। अच्छा, BD क्या था? a/2 था, तो a/2 2√3 आ गया, मतलब BD की लेंथ आ गई हमारे को एक तरीके से 2√3। अच्छा, अब ये बताओ कि हम लोग को D का कोऑर्डिनेट पता है, अपने को यहाँ तक क्लियर है सबको? अपने को D का कोऑर्डिनेट पता है, और 2√3 डिस्टेंस पे B का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है along this line, along this line। तो वो हम लोग कैसे करते हैं? How we are going to do that? डिस्टेंस पॉइंट फॉर्मूला। सर वो हम r cos थीटा r sin थीटा वाला। तो पॉइंट Yes, फॉर्मूला था ना, डिस्टेंस से पॉइंट तक। वो वाला फॉर्मूला था पैरामेट्रिक फॉर्म जो हम लोग ने सीखा था। हाँ पैरामेट्रिक फॉर्म जिसमें x is equal to x1 plus r cos theta and y is equal to y1 plus r sin theta। ठीक है, तो एक बार प्लस लेके चलोगे तो एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और एक बार माइनस लेके चलोगे तो दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग को कॉस थीटा और साइन थीटा क्या यूज करना है? दैट विल डिपेंड अपॉन कि इस लाइन का स्लोप क्या है। तो tan थीटा इज इक्वल टू -1। तो बताओ, साइन थीटा और कॉस थीटा में एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, कौन पॉजिटिव होगा? साइन पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव होगा। साइन पॉजिटिव होगा, तो वो -1/√2, सॉरी +1/√2 हो गया, और कॉस -1/√2। साइन क्यों पॉजिटिव होगा? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब हाँ, क्योंकि थीटा जो है फर्स्ट और सेकंड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, थीटा जो है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करता है। अंडरस्टूड? ओके, सो x इज इक्वल टू, जैसे ये जो d वाला कोऑर्डिनेट है हमारा, वो आया था ना, क्या आया था? 2√2, 2, सॉरी √2, 2। सो √2 प्लस r कितना है? r यही है, 2√3 है। आ रहा है समझ में? सर ये वाला एक पैरामेट्रिक वो वाला थोड़ा समझा दोगे? वो पता चलता है tan थीटा sin। क्या कह रहे हो? tan थीटा से sin थीटा cos थीटा कैसे आया? नहीं सर, वो नहीं सर, मतलब हम किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं tan थीटा sin थीटा? tan थीटा मतलब इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का स्लोप जो है वो -1 होता, और स्लोप क्या होता है? tan थीटा के बराबर होता। सर हम उस लाइन का ले रहे हैं बेसिकली, मुझे वही पूछना था किस लाइन। हाँ, BC वाली लाइन का। हाँ सर समझा। ठीक है, सर ये पैरामेट्रिक में आपने r को 2/√3 वो वाले एक बार बता दीजिए ना। r को मैंने 2√3 क्यों लिया? हाँ सॉरी 2√3 के लिए। क्योंकि r जो होता है वो क्या होता है? r जो होता है वो जैसे जिस पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस होता है वो होता है। तो BD तो हमारा 2√3 आया, तो यही हाँ जो सर। है हमारा r होता। हाँ सर। ठीक है, तो इसलिए r की जगह 2√3 लिख लिया, और cos थीटा की जगह ये निकाला -1/√2। y क्या आता? √2 प्लस r साइन थीटा। तो ये एक तरीके से क्या बन जाता? ये बनता √2 माइनस √6, क्योंकि ये 2 और √2 कैंसिल होते हैं एक तरीके से, और ये क्या बनता? √2
प्लस रूट 6। ठीक है, तो एक पॉइंट क्या जाता, √2 माइनस √6 एंड √2 प्लस √6। और जो दूसरा पॉइंट होता उसमें क्या होता, आर को मैं यहाँ पे नेगेटिव लेके चलता, तो बस इसका उल्टा हो जाता, √2 प्लस √6 कॉमा √2 माइनस √6। ये दो पॉइंट सारे होते, एक बी का आ रहा होता और एक सी का आ रहा होता। समझ में आई बात? तो यस सर। कौन सा आंसर हो गया? ए वाला, ए ए वाला ऑप्शन। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इस वाले की वजह से। सर जो ओडी का लेंथ था सर वो √2 होना चाहिए ना ओडी का लेंथ √2 क्यों होना चाहिए? सर, क्योंकि डी तो √2 और वो 0,0 पे ओ। हाँ, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा ओके। ठीक है, सर वो लास्ट स्टेप में सर आर को नेगेटिव क्यों लिया सर, वो समझा नहीं। दो तरीके, मतलब जैसे किसी पॉइंट से मान लो कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो उससे r डिस्टेंस पे उस लाइन पे दो पॉइंट्स होते हैं ना, हाँ Q और R। तो एक के लिए R को पॉजिटिव लेके चलते थे और दूसरे के लिए R को नेगेटिव लेके चलते थे, हाँ तभी तो जाके दो पॉइंट्स आते हैं। हाँ सर समझा। सबको समझ में आ गया? यस सर। यस आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। Now the next question is क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो कि तुम लोग को टफ क्वेश्चंस का थोड़ा आइडिया हो जाए। ऑफ साइड ए मतलब साइड लेंथ ए लाइज above x axis and has one vertex at origin the side passing through the origin makes एंगल अल्फा। जहाँ पे अल्फा के बारे में क्या बोला इन्होंने कि अल्फा जो है 0 से π/4 के बीच में विथ पॉजिटिव x एक्सिस। देन फाइंड the equation of diagonal not passing through origin, ऑप्शंस। ए ऑप्शन है y टाइम्स cos अल्फा प्लस sin अल्फा प्लस x टाइम्स sin अल्फा माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू a। बी ऑप्शन है y टाइम्स cos अल्फा प्लस sin अल्फा प्लस x टाइम्स sin अल्फा प्लस cos अल्फा इज इक्वल टू a। ठीक है, सी ऑप्शन है y टाइम्स cos प्लस sin प्लस x टाइम्स cos माइनस sin इज इक्वल टू a। और फोर्थ ऑप्शन है y टाइम्स cos माइनस sin प्लस x टाइम्स sin माइनस cos।
सॉरी प्लस एक्स टाइम्स साइन माइनस कॉस इज इक्वल टू ए, ये प्लस है, आप ठीक है। बता सकते हैं। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। हाउ एक्स केम इक्वल टू वाई फॉर पॉइंट डी। ये क्वेश्चन लिख लिया सबने? फिर एक सर ऑप्शंस दिखाइए। चलो हो गया। ओके देखो हाउ एक्स केम इक्वल टू वाई, देखो पॉइंट डी के लिए हम लोग ने ए डी का इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एक्स निकाला और बी सी का इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2√2 निकाला। स्क्वायर का साइड लेंथ y a है ना। हाँ हाँ ए स्मॉल है। तो अब जब पॉइंट डी फाइंड करना है तो मेरे को इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो y की जगह x पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो x इज इक्वल टू √2 हो गया और y इज इक्वल टू एक्स के ही बराबर है, तो जो x आया वही y भी होना चाहिए था, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन सर वो अल्फा पे स्पेसिफिकेशन डाल दिया तब एक ही स्क्वायर रहेगा। क्या अल्फा, अल्फा 0 और पाई बाय 4 के बीच में तब एक ही स्क्वायर बनेगा। हाँ एक ही स्क्वायर बना। सर वो π/2 है, π/4 है। 4 है, π/2 नहीं, π/4 है। सॉरी पार्ट टेस्ट का लेवल इतना टफ नहीं होगा, ठीक है, मतलब इससे थोड़ा कम ही होगा। लेवल 2 भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब मैंने शायद क्वेश्चन टिक करा है तो उसमें लेवल 2 के भी टिक कराया है ना शायद। कुछ क्वेश्चंस कराए थे सर आपको। हाँ हाँ जो जो पढ़ाया उसके रिस्पेक्ट में कराया है।
ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। नहीं, सी आंसर आएगा, सी वाला आंसर। यस जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर स्क्वायर है तो अल्फा का वैल्यू सीधा निकल जाएगा ना? क्या अल्फा का वैल्यू? अल्फा का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, अल्फा का वैल्यू तो अल्फा ही रहेगा। मतलब क्वेश्चन क्या है, लेकिन अब देखो। स्क्वायर है तो फिर वो 45 नहीं हो जाएगा। नहीं नहीं, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, जैसे से ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। अब एक स्क्वायर है जिसका एक वर्टेक्स ओरिजिन पे है और वो स्क्वायर कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। मतलब से ऐसे टाइप का स्क्वायर हो गया। अब बोला गया कि ये वाला एंगल अल्फा है, ठीक है, ये वाला एंगल अल्फा बोला गया है। तो ऐसे तो सर समझा। समझे? तो जैसे मान लो इसको ओ ए बी सी बोल दिया, तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा गया? इक्वेशन ऑफ एसी पूछा गया है एक तरीके से, इक्वेशन ऑफ द डायगोनल विच इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यही डायगोनल वही है जो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, जैसे किसी भी लाइन के इक्वेशन लिखने के लिए मेरे को क्या सर्च करना चाहिए? स्लोप और पॉइंट। स्लोप और पॉइंट। स्लोप और पॉइंट, स्लोप और पॉइंट, इसी के बारे में सोचना चाहिए। तो क्या मेरे को एसी का स्लोप मिल सकता है क्या? हाँ सर, मतलब ए और सी निकाल सकते हैं तो फिर स्लोप निकल जाएगा। ओके चलो ठीक है, एक तरीका तो ए और सी निकाल के स्लोप निकाल दिए। सर वो ओबी का स्लोप निकाल सकते हैं ना, और फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। अगर मैं ओबी को ओ और बी को ज्वाइन कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा इतना एंगल, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर में जो डायगोनल होता है वो 45 डिग्री बनाता है साइड से। तो ओबी का स्लोप में क्या लिखता है बताओ? tan alpha plus pi by 4. टेन ऑफ अल्फा प्लस पाई बाय 4। अच्छा ये तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हो गया, टेन ए प्लस बी का। तो टेन ए प्लस टेन बी होल अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ऐसा लिख सकते हैं। अब सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा? कॉस प्लस साइन होल अपॉन कॉस माइनस साइन। अच्छा ओबी का स्लोप अगर पता चल गया तो क्या मैं एसी का स्लोप लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि जो स्क्वायर होते हैं उनके डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं? Perpendicular होता है। परपेंडिकुलर होता है तो प्रोडक्ट माइनस तो बनेगा। सर वो -1 हाँ हो जाएगा। तो देखो इसको रेसिप्रोकल कर दो, इस चीज को रेसिप्रोकल कर दो और साइन चेंज एक कर दो, माइनस डाल देंगे। हाँ सर। ऐसे लिख लिया डायरेक्टली। ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं करने बैठेंगे कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, इतना समय थोड़े अपने पास। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालने के लिए क्या किया? रेसिप्रोकल कर दिया और एक जगह साइन चेंज कर दिया, मोस्टली न्यूमरेटर में कर लेते हैं। एसी का स्लोप आ गया, अब बस क्या बाकी है? सर अब ए और सी में से पॉइंट्स चाहिए। ए और एक सी में से point एक पॉइंट चाहिए चाहिए। एक कौन सा पॉइंट्स आ जाएंगे। हाँ, सर ए कौन के सा? पॉइंट्स आ जाते हैं। हाँ एक पॉइंट, कौन सा पॉइंट निकालना ज्यादा आसान है? ए वाला ए ज्यादा के। आसान। ए वाला। तो जैसे मान लो ये वाला लेंथ ए है, सर हम ओबी का इक्वेशन निकाल के उसको सीए के इक्वल करके एक पॉइंट में निकाल सकते हैं। क्या ओबी का इक्वेशन निकाल के सीए के इक्वल कर देंगे, मतलब सीए और ओबी का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो उसके लिए तो तुमको सीए का इक्वेशन निकालना पड़ेगा ना, और सीए का इक्वेशन ही तो पूछ रहा हाँ है। सर, हाँ सर। अच्छा ये वाला ट्राइंगल देख लो, से ओ ए डी, ट्राइंगल ओ ए डी,
क्या इस चीज को हम लोग जैसे वेक्टर में करते थे ए कॉस अल्फा, और इस चीज को अपन ए साइन अल्फा लिख सकते हैं? Yes, sir. हाँ सर। हाँ तो सर। हमारे पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट होता दैट वुड हैव बीन ए कॉस अल्फा कॉमा ए साइन अल्फा। ठीक है, तो अब बात करते हैं एसी के लिए। तो एसी का एक पॉइंट तो हम लोग ने लिख लिया ए कॉस कॉमा ए साइन, और स्लोप लिख लिया। स्लोप क्या लिख लिया? साइन माइनस कॉस होल अपॉन कॉस प्लस साइन। ठीक है, तो देखो अब लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस एक्स वन। सर आपने ए किसको एज्यूम किया सर? ये वाला पॉइंट, ओके। ये ठीक है। अब इसको टर्म्स को रीअरेंज करोगे, जैसे कॉस प्लस साइन को इधर लेके चले जाना और साइन माइनस कॉस को इधर लेके चले जाना, तो जो तुम्हारा आंसर आना होगा वो आ जाएगा। ठीक है, इतना कैलकुलेशन कर लोगे खुद से, हाँ तो हाँ इससे सर। जो आंसर आएगा y टाइम्स कॉस प्लस साइन प्लस x टाइम्स कॉस माइनस साइन इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सॉरी ए इज इक्वल टू ए आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। पार्ट टेस्ट का लेवल 1 टाइप का होगा क्वेश्चन बुकलेट के रिस्पेक्ट। ओके चलो, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सर आज सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस। हाँ हाँ आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। टेस्ट के लिए थोड़ा तैयारी तो करना पड़ेगा मुझे। जैसे ए बी सी ये ट्राइंगल है, अच्छा ये ऐसा कोई मतलब खास ट्राइंगल नहीं है, नॉर्मल ट्राइंगल है जिसके साइड्स का इक्वेशन दिया हुआ है और इसका ऑर्थो सेंटर 0,0 है। देन फाइंड ए एंड बी, देन फाइंड व्हाट? ए एंड बी।
ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। मतलब उसकी एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। कभी भी जैसे ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम लोग को क्या सोचना चाहिए? ऑर्थो सेंटर है मतलब ये क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड होगा? परपेंडिकुलर। ऑल्टीट्यूड पर ऑल्टीट्यूड से हाँ, ऑल्टीट्यूड से रिलेटेड होगा। और एल्टीट्यूड में खास बात क्या होती है? स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा -1 -1 का थियरी लगा हाँ सकते हैं। स्लोप का प्रोडक्ट -1 की थ्योरी लगा सकते हैं। वेरी गुड। मतलब ये क्वेश्चन एक तरीके से स्लोप रिलेटेड क्वेश्चन है। कैसे टाइप का क्वेश्चन है? स्लोप रिलेटेड। सो उस वे में सोचना है अपने को। सर एक्स निकाल के उसका स्लोप परपेंडिकुलर लेके बीसी को इक्वल कर देते हम्म, हम्म, क्या किया? लो चलो, तो तुम ये सोचो कि हम लोग को दो अननोन्स निकालने हैं, ए और बी। मतलब अपने को कितने इक्वेशंस चाहिए? दो दो इक्वेशंस चाहिए अपने को। दो इक्वेशंस मतलब कि हम लोग को दो इंफॉर्मेशंस चाहिएंगे क्वेश्चन से। तो जैसे मान लो कि से ये वाला पॉइंट डी है या ओ है जो ओरिजिन है और वही ऑर्थो सेंटर भी है। अच्छा, क्या मैं पॉइंट ए निकाल सकता हूँ क्या? हाँ सर, हाँ हाँ सर सर और सॉल्व कर साइमल्टेनियसली सॉल्व करना दोनों को पड़ेगा। सॉल्व करके। अच्छा, दोनों को मैं सॉल्व, अब देखो दिमाग में ही कर लूंगा दोनों को सॉल्व। देखो इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। इसका मतलब दोनों को सॉल्व करना मतलब कैंसिल हो जाएंगे। एक्स और वाई का जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि 2x + 3y इज इक्वल टू x + 2y। हाँ सर इसका मतलब x इज इक्वल टू -y। सो x की जगह -y या y की जगह -x, जो भी तुमको पुट करना है। -1, 1 आ जाएगा। हाँ, तो ये वाला जो पॉइंट आ जाएगा दैट विल बी -1, 1। ये समझ में आई बात? सर कैसे फिर हम किया? उसका स्लोप ले सकते हैं ना और फिर हाँ सर परपेंडिकुलर एओ का हाँ स्लोप निकाल लें। तो स्लोप -1 हो जाएगा हाँ। और फिर उससे परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाँ, तो अब देखो AO का स्लोप क्या आ गया? दिस माइनस दिस, ऐसे टाइप का y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो 1 - 0 होल अपॉन -1 - 0 मतलब -1। इसका मतलब BC का स्लोप क्या हो जाएगा? 1 1 +1। अच्छा, बाय द वे इसको देख के BC का स्लोप क्या लिखता हूं मैं? -a/b is -a equal by to b 1। is equals to 1। -a/b इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या आ गया? B इज a इक्वल टू -a। तो आधा काम हुआ अभी। आधा काम किस सेंस में हुआ कि एक इक्वेशन आया हमारे को। ठीक है, अब एक और इक्वेशन चाहिएगा हम लोग को। तो एक और इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक बात मेरे को बताओ तुम लोग कि क्या मैं ये C वाला कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकता हूँ क्या? अगर मान लो C वाला कोऑर्डिनेट पता चल जाए हम लोग को किसी तरीके से, कोई धीरे से बता जाए हमको C वाला कोऑर्डिनेट, तो हम लोग ऐसा कह सकेंगे
कि सी वाला कोऑर्डिनेट भी बीसी वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और हाँ। उससे ए और बी का एक और रिलेशन आ जाएगा उससे ए और बी में। सर ठीक है। बी का भी चलेगा ना फिर तो? B का हाँ B बी का भी भी चलेगा। बी का भी चलेगा। बी एंड सी आर सिमिलर, मतलब बी का भी चलेगा। तो अब मैंने क्या किया, देखो अब मैंने कौन सा ब्लैक सी के वाई कोऑर्डिनेट को टी मान लिया इस लाइन को सोच के। तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता क्या वो 1 माइनस 2t होता क्या? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। इतना विजुअलाइज कर पा रहे हो बच्चों? साफ सुथरे तरीके से लिख लेते हैं 1 माइनस 2t कॉमा टी। देखो मैंने y कोऑर्डिनेट को ही क्यों t माना, क्योंकि हम लोग कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं चाहते। अगर मैं x कोऑर्डिनेट को t मान लेता तो y कोऑर्डिनेट 1 माइनस टी बाई 2 आ जाता। वो भी लिखा जा सकता था, लेकिन फिर बाई 2 अगर आ रहा है तो अच्छा नहीं लगता अपने को। अच्छा अब मैं इसको इससे ज्वाइन कर देता ऐसे, क्या ये भी परपेंडिकुलर होता क्या अपने लिए? हाँ सर। यस सर। अच्छा बताओ ओसी का स्लोप क्या होता? ओसी का स्लोप टी के टर्म्स में टी माइनस 0 t अपॉन 1 माइनस 2t। टी अपन 1 माइनस 2t अच्छा बी ए का स्लोप क्या होता अपने लिए? -2/3। -2/3। Understood. तो बी ए का स्लोप अगर -2/3 है तो ओसी का स्लोप क्या हो जाना चाहिए? 3/2। 3/2। 3/2। इसका मतलब कि ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। t upon 1 minus 2t is equal to 3/2. So finally what we are going to get? I will be getting 2t is equal to 3 minus 6t, I think. सही लिखा है? So 8t is equal to 3. So t is equal to what? 3/8. अब t 3/8 आ गया तो c का कोऑर्डिनेट क्या था? 1 माइनस 2t कॉमा t था। तो t की जगह अगर तुम 3/8 पुट कर देते तो ये 1/4 कॉमा 3/8 आ जाता c वाला कोऑर्डिनेट। समझ में आई बात सबको? स्टूडेंट्स तुम लोग को समझ में आ रहा है? सर ये Yes, टी sir. कहाँ से आया एक बार बताएंगे आप? c कहाँ से आया? हाँ c का t कहाँ से आया ये पूछ रहे हो? हाँ सर। देखो c वाला जो है वो इस वाली लाइन पे लाई कर रहा है ना, तो मैंने क्या सोचा कि एक काम करते हैं c का y कोऑर्डिनेट को t मान लेते हैं और t अगर इसमें पुट करते, क्योंकि तो उससे c का x कोऑर्डिनेट भी आ जाता। x कोऑर्डिनेट क्या आ जाता? उधर लेके चले गए तो 1 माइनस 2t, तो ये c का कोऑर्डिनेट आ गया। तो सर मतलब आपने अज्यूम किया कि पॉइंट टी उस पे लाई कर रहा है। हाँ पॉइंट t उस पे लाइक कर रहा है, जैसे लैम्डा अज्यूम करते हैं ना, कुछ वैसे टाइप का। हाँ So try to solve question in minimum number of variables. कम से कम वेरिएबल में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उतना अच्छा होगा। अब देखो ax प्लस बी वाई कहाँ गया, -1 इज इक्वल टू 0। ये लाइन है, बीसी का लाइन है, तो इसको तो सी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सी सेटिस्फाई किया तो क्या बन जाएगा? a/4 प्लस 3b/8 इज इक्वल टू 1, मतलब 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 8। ये क्या आ गया हमारा? a और b में सेकंड इक्वेशन आ गया, और फर्स्ट इक्वेशन ये था, सेकंड इक्वेशन ये आ गया हमारा। अब a और b के लिए सॉल्व कर सकते हैं, b की जगह -a पुट कर दिया, तो पहले वो वाला b लिख लेते हैं, b इज इक्वल टू -a, ये सेकंड इक्वेशन है। तो क्या आ जाएगा? 5 -8 और 8 -8 और 8 आएगा। -8 और 8, a की वैल्यू -8 एंड b की वैल्यू 8। तो दिस इज व्हाट आवर आंसर।
ये हमारा आंसर है। सर एक डाउट था बोलो। सर, अगर ऐसा ऑप्शंस दिया हुआ हो कि ए और हम्म, बी का, हम्म। सर हम सीधा सी का ऐसा कोऑर्डिनेट निकाल के ऑप्शन मतलब वैल्यू प्लग इन करके चेक कर सकते हैं क्या कि दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है या नहीं? हाँ, वो तुम कर सकते हो, ऑप्शंस क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो वहाँ पे जो क्वेश्चन फ्रेम करने वाला होता है ना, वो भी बहुत चालाक होता है। वो ए और बी पूछने के बजाय वो क्या पूछ देगा कि फाइंड अ वैल्यू ऑफ ए अपॉन बी, या कुछ ऐसे टाइप का, ए हाँ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ देगा, इसकी वैल्यू बताओ, और ऑप्शंस दिया रहेगा। अब तुम उससे क्रॉस चेक नहीं कर पाओगे ना, ठीक है। तो अपने सर को वो जो ओसी और ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है क्या? हाँ, क्योंकि ये वाला जो ओ वाला पॉइंट है वो ऑर्थो सेंटर है ना, और ऑर्थो सेंटर का क्या काम होता है कि सारे एक, ऑल्टीट्यूड से। हाँ, तो ये ओसी एक एल्टीट्यूड ही है ना, हाँ ओसी भी तो एक एल्टीट्यूड ही है ना, हाँ सर। ठीक है। सो सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? शैल वी मूव टू नेक्स्ट? Now the next question is, if x minus 2y plus 4 is equal to 0 and 2x plus y minus 5 is equal to 0, are the sides of an isosceles triangle having area 10 square units, then find the equation of third side. अच्छा, ये जो दोनों साइड्स हैं वो कैसे टाइप की है? वो इक्वल साइड वाली है। ऑप्शंस है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -9, दूसरा ऑप्शन है 3x माइनस वाई प्लस 11 इज इक्वल टू 0, तीसरा ऑप्शन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 19, और चौथा ऑप्शन है 3x माइनस वाई प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वल साइड वाले का इक्वेशन दिया हुआ है।
tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा कर देंगे। हाँ ठीक है, ये सोच सकते हैं एक बार, लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया सिर्फ सेमी पेरीमीटर वाले मेथड से, देखो सेमी पेरीमीटर वाला एरिया वाला जो मेथड होता है वो कहीं भी स्ट्रेट लाइन में यूज नहीं आता, ठीक है। सेमी पेरीमीटर वाला एरिया की रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, सब कुछ डिपेंड करता है कि इक्वेशन की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है हमारे, बहुत ज़्यादा। सर हम ऐसा कर सकते क्या कि हमें ए का तो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, बी और हाँ, सी का एक एक कोऑर्डिनेट अज्यूम कर ले, फिर एक हम फॉर्मूला ये कर डिस्टेंस फॉर्मूला से इक्वेट कर सकते, दूसरा हम एरिया से कर सकते, तो दो फॉर्मूला दो वेरिएबल हो जाए। लंबा नहीं हो जाएगा उससे? हाँ सर, वही बहुत लंबा हो रहा है सर, क्या कर सकते हैं? अब तो 4 वेरिएबल आएंगे, होगा नहीं ऐसे। अच्छा मेरी नहीं, दो ही एक बात, वेरिएबल आएंगे। नहीं 4 आएंगे ना, x1 y1 x2 y2। x2 y2 x1। अच्छा मेरी बात सुनो, आप एक चीज बताओ कि ये जो दोनों लाइन है इनमें कुछ खास बात है क्या? इन दोनों लाइंस में कोई खास बात है? सर वो परपेंडिकुलर है क्या? यस, बोथ आर परपेंडिकुलर। देखो इसका एक्स और वाई कंपोनेंट आपस में इंटरचेंज कर दिया और साइन रिवर्स कर दिया तो ये आ गया। इसका क्या मतलब है कि ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस है। तो ये जो ट्राइंगल है वो कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल इट इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। समझ में आई बात? इट इज व्हाट? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल तो कैसे पता चला? ट्राइंगल के इक्वेशन को देख के, सॉरी साइड्स के इक्वेशन को देख के। और राइट आइसोसेलेस कैसे पता चला? क्वेश्चन में गिवन है। इट मींस दिस शुड बी 45 एंड दिस शुड आल्सो बी 45। अच्छा ये लेंथ ए होता, ये लेंथ ए होता, एक लाइन का होता x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरे लाइन का इक्वेशन था 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो। तो क्या हम लोग सबसे पहली बात की a की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? स्मॉल a एरिया दी हुई है, एरिया इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। अब एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू ए इंटू ए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ए इज इक्वल टू रूट 20 मतलब, या 2√5। साइड लेंथ है इसलिए पॉजिटिव है। ठीक है, साइड लेंथ है इसलिए क्या है? पॉजिटिव है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 2√5। ओके, नाउ सिंस द वैल्यू ऑफ ए इज 2√5 और कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते। हाँ, सर ए के कोऑर्डिनेट्स। तो अब मेरी बात सुनो, क्या कहते हैं, तो क्या मैं बी और सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ क्या? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। अच्छा सबसे पहली बात कि ऐसे कितने ट्राइंगल्स बनेंगे वो जानना भी इम्पोर्टेंट है। तो बताओ ऐसे कितने ट्राइंगल्स बनेंगे? How many such triangles are going to form?
सर एक ही बनेगा ना? एक ही बनेगा ना सर, क्योंकि डिस्टेंस भी स्पेसिफाइड है और मतलब लाइन सेगमेंट का जो अपना इक्वेशन है वो भी अच्छा देखो, specified है। मैं ए बी लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब कि जैसे मान लो यहाँ पे सर कहीं एक ए हुआ पीछे भी होगा, तो बन सकता है सर, मतलब ठीक है, एक और नेगेटिव हो ये सकता है, एक और पॉजिटिव। एक ये लाइन हुई, इस बात से एग्री करोगे? एक ये लाइन हुई, एक ये लाइन हुई। अब एक ट्राइंगल ये बन सकता है, एक ट्राइंगल ये बन सकता है, ऐसा ऐसा, चार बन जाएंगे फिर। एक ट्राइंगल ऐसा बन सकता है, एक ट्राइंगल ऐसा बन सकता है। तो कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं? 4 चार। ट्राइंगल्स। चार समझ ट्राइंगल। समझ में आया सबको? कैसे 4 ट्राइंगल्स बन सकते हैं? देयर आर 4 ट्राइंगल्स पॉसिबल। ओके फाइन। सो अब मैं क्या सोचूंगा, मैं सोचूंगा कि ठीक है, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूँ एक बार। तो अब पहले उसके लिए ए का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। ए का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, x इज इक्वल टू 6/5 और 6 by 5 13/5। 13/5 और y की वैल्यू क्या आएगी? 13/5। 13/5। सर एक मिनट क्वेश्चन क्वेश्चन दिखाएं, ये देखो क्वेश्चन। हाँ ओके सर। तो x की वैल्यू 6/5 और y की वैल्यू 13/5। ये बात क्लियर है? ओके सो ए का कोऑर्डिनेट 6/5 कॉमा 13/5 हमारा आ गया। उसके बाद अब देखो, जैसे ए बी के लिए tan थीटा की वैल्यू 1/2 है, मतलब cos थीटा जो होता वो 2/√5 होता, और sin थीटा जो होता वो 1/√5 होता। ठीक है, तो अब b का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, और r की वैल्यू क्या होती? r की वैल्यू a के बराबर होती, जो कि 2√5 है। अब देखो, अब समझ में आया कि 2√5 आने से क्या फायदा हो रहा होगा, कि जब तुम r cos थीटा और r sin थीटा को मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो √5 और √5 कैंसिल हो जा रहा होगा। सो b का कोऑर्डिनेट में क्या लिख सकता हूँ? 6/5, एक तो प्लस r cos थीटा। हम लोग को ए तो ऑलरेडी आ गया है ना, तो सर हम आर क्यों निकाल रहे हैं? आर और ए सेम हो जाएंगे ना। हाँ वही तो, r और a सेम होंगे, लेकिन हम लोग ने जो फॉर्मूला याद किया वो वही है ना, कि मतलब x1 प्लस r cos थीटा, तो r और a सेम ही है, तो a ही की वैल्यू लिखी है मैंने बाय द वे। वो tan थीटा हाफ कैसे आया? इस लाइन का स्लोप, इक्वेशन का slope। इस लाइन का इक्वेशन का हाँ स्लोप। ठीक है, कॉमा 13/5 प्लस r sin थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? 6/5 प्लस 4 प्लस या -4, और ये क्या बन जाएगा? 13/5 प्लस या -2। ऐसा क्यों लिखा बताओ? सर आगे पीछे दो जगह। हाँ, एक पॉइंट ये हो सकता है, एक पॉइंट ये हो सकता है। तो जैसे मान लो इसको मैंने बी बोल दिया और इस पॉइंट को क्या बोल दिया? से डी बोल दिया। तो एक बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो जैसे मान लो बी का कोऑर्डिनेट मैं लिखूं तो प्लस साइन के साथ अगर लेके चलूं तो 20 + 6 26/5 कॉमा 23/5, और डी का कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूं तो मैं माइनस साइन लेके चलूं तो -14/5 कॉमा 3/5। ठीक है, ये क्या हो गया? बी और डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए।
अच्छा, ए और सी, सॉरी बी डी, इसको ई एफ कह देते हैं। इसको क्या कह दिया, ई और एफ। तो ई का कोऑर्डिनेट, अब देखो ई के लिए जो टेन थीटा होता वो -2 हो जाता, मतलब साइन थीटा पॉजिटिव होता 2/√5 और कॉस थीटा नेगेटिव होता -1/√5। सबको समझ में आ रहा है? सर एक बार वो डायग्राम देखोगे? हाँ देखो ये डायग्राम, हाँ ठीक है। ये हम लोग किसके लिए लिख रहे हैं, ये हम लोग ई एफ के लिए लिख रहे हैं, एक तरीके से यू कैन से ई एफ के लिए हम लोग लिख रहे हैं। अच्छा, ए वाला पॉइंट तो सेम है ही, 6/5 13/5। सो और आर की वैल्यू तो वही 2√5 होती। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाते, ई कॉमा एफ क्या आ जाते, 6/5 प्लस या -2√5 कॉस थीटा कॉमा 13/5 प्लस या -2√5 इंटू साइन थीटा। सर बेसिकली आर को ही +-2√5 किया ना। हाँ, आर को ही किया है, एक बार आर +2√5, एक बार आर -2√5। तो यहाँ से आ जाता है, क्योंकि ये माइनस है तो ये 6/5 -+2 कॉमा 13/5 ±4। ठीक है। तो अब देखो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि एक इधर जब माइनस लेंगे तो इधर प्लस लेंगे, और इधर जब प्लस लेंगे तो इधर माइनस लेंगे। तो इससे जैसे दो इक्वेशन है। हाँ, अल्टीमेटली 2 ही पॉइंट्स आएंगे। तो ई वाला जो आ गया, जब जैसे मान लो ये वाला सिनारियो में किया तो -4/5 कॉमा 33/5, और एफ वाला जो आ गया से ये वाला सिनारियो किया 16/5 कॉमा -7/5। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स आ गए हमारे, जिससे 4 ट्राइंगल्स बन सकते हैं। समझ में आ गई बात? हाँ सर। यस सर। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट्स चेक हो गए। मतलब मैंने क्या क्या कंसेप्ट चेक किया, एक तो पहले ये देखा कि इन दोनों लाइंस के इक्वेशन को ऑब्जर्व करके तुरंत ये बता दिया कि ये दोनों लाइंस जो है परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री नहीं पता लगाते और वैसे ही करना चालू करते आ जाता। आता, लेकिन क्वेश्चन उस समय फिर टफ हो जाता, बहुत टफ हो जाता। लेंथी हो जाता है। सर इस क्वेश्चन का हाँ। लेवल क्या है सर? ये क्वेश्चन एडवांस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तुमको लेवल 2 में आएगा ऐसे क्वेश्चन। अगर वो नहीं दिया होता तो हम वो शोलेस मेथड यूज करके दो इक्वेशन निकालते। उस केस में क्या होता ना कि लेकिन 4 वेरिएबल आते और 2 इक्वेशन ही आते बस। उस केस में हम लोग को पता है क्या करना पड़ता, मैं वैसे नहीं बता कर रहा हूँ। सकते सर वापस कि टी अज्यूम करके वो लाइन पे लाई करता है तो दो कोऑर्डिनेट एक ही वेरिएबल में होंगे। सुनो, उस केस में जब जैसे मान लो कि हमारे पास वैसे टाइप का सीन होता कि ये लोग परपेंडिकुलर नहीं होते लेकिन आइसोसेलेस हो रहे होते। ठीक है, इसका इक्वेशन नोन है, इसका इक्वेशन नोन है, तो कम से कम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुम फाइंड कर सकते हो। एक मिनट रुकना।
और तो तुम ये वाला पॉइंट फाइंड कर सकते हो, ए वाला पॉइंट, बताओ बच्चों। और हम लोग को बीसी का इक्वेशन फाइंड करना है। अब होता क्या कि सर वो हम फिर तो पैरामीट्रिक यूज कर सकते थे ना, हाँ पैरामीट्रिक यूज कर सकते थे ना ऐसे में डायरेक्ट। पैरामेट्रिक देखो, अब ना यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, तो एरिया दिया हुआ है तो जैसे मान लो इसका साइड लेंथ मैं अगर ए लेता तो मेरे को ना क्या करना पड़ता कि इस एंगल थीटा को फाइंड करना पड़ता सबसे पहले। दोनों साइड का वो दिया हुआ है, तो दोनों के बीच के एंगल को से मान लो 2 थीटा कह दिया, ए बी और ए सी के बीच के एंगल को, उस एंगल को आधा कर दिया तो वो थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब फिर उसके बाद मैं ट्राइंगल ए बी डी में मैं क्या करता, टेन थीटा लगाता। ठीक है, तो टेन थीटा लगाने से तुम ऐसे कहते कि ए अपॉन ए डी, तो इससे ए डी की वैल्यू क्या आ जाती, ए अपॉन टेन थीटा। तो अभी तक ए पता नहीं हम लोग को, लेकिन हाँ ए डी की वैल्यू पता चल गई है कि वो ए अपॉन टेन थीटा है। समझ में आई बात इतनी? बोलो स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल मान लो 10 दिया होता तो मैं ऐसे लिखता हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी, मतलब हाफ इंटू 2a इंटू ए डी को मैं जैसे मान लो ए अपॉन टेन थीटा लिख लेता। और टेन थीटा हम लोग को पता है, क्वेश्चन से पता होगा, तो उससे हाँ। ए की वैल्यू आ जाती। ठीक है। अच्छा, ए की वैल्यू पता चल गई तुमको। देखो ये थीटा पता है, एक्चुअली में क्या है कि ये एंगुलर बाइसेक्टर है इन दोनों साइड्स का। तो एंगुलर बाइसेक्टर का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, एंगुलर बाइसेक्टर का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उससे इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। और इस लाइन का इक्वेशन आ गया मतलब इस लाइन का तुमको स्लोप पता चल गया। स्लोप पता चल गया, इट मींस कि तुमको, और तुमको ये डिस्टेंस भी पता ही चल चुका है, एडी का डिस्टेंस भी पता ही चल चुका है। एंगुलर बाइसेक्टर का फॉर्मूला अभी पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाया नहीं हूं। ठीक है, एडी का इक्वेशन पता चल चुका है, सॉरी एडी का लेंथ। तो हम लोग का, क्योंकि इसका स्लोप पता चल गया है, तो इसका साइन और कॉस दोनों पता चल गया है, और ये आर भी पता चल गया एक तरीके से। तो इससे हम लोग डी का कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। समझ में आई बात? इससे हम लोग क्या कर लेंगे, वी विल राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। और जैसे ही हम लोग ने डी का कोऑर्डिनेट लिख लिया, क्योंकि एक पॉइंट मिल गया, अब बीसी के लिए क्या चाहिए हम लोग को, उसका एक स्लोप चाहिए बीसी का। तब क्योंकि एडी का तुमको स्लोप पता चल चुका है, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो बीसी का स्लोप पता चल जाएगा। तो पॉइंट मिल गया और बीसी का स्लोप मिल गया, तो उससे उसका इक्वेशन लिख लेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। खैर चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
the sides of triangle has equation x plus y minus 5 is equal to 0, x minus y plus 1 is equal to 0, and y minus 1 is equal to 0. ठीक है? Then find the coordinates of circumcenter of the triangle. Then find the coordinate of circumcenter of the triangle. सर ये तो वैसे होगा ना सर कि सर तीनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल के उनका इंटरसेक्शन। नहीं सर वैसा नहीं कर सर। तो तीनों कोऑर्डिनेट्स निकाल के सर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा। यस सर बस यही है इस क्वेश्चन की ट्रिक कि ये जो ट्राइंगल है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट। तो बस हाइपोटेन्यूज के एंड पॉइंट्स निकालो जल्दी से। सर ये क्या आंसर? ए हाँ सर 0,1 and 4,1 ए आंसर, ये आंसर है। ए आंसर। तो देखो एक रफ टाइप का डायग्राम बना लिया जाएगा हम लोग। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, एक बन गया x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 90 डिग्री पे यही होते हैं ये लोग। दिख गया ना कैसे राइट एंगल्ड है? सर वो परपेंडिकुलर स्लोप से पता चल रहा है। हाँ परपेंडिकुलर स्लोप से। तो हम लोग का जो सरकम सेंटर होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल का निकालना बहुत आसान होता है, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट। तो अब देखो यहाँ पे एक और खास बात है कि y इज इक्वल टू 1 वाला है, तो तुम डायरेक्टली आंसर देख सकते हो कि इस मिड पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट 1 होता, और किसी ऑप्शन में y कोऑर्डिनेट 1 है क्या? नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता था। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 1 लिख लिया, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता? 0 हो जाता। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 1 लिख लिया, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता? 4 हो जाता। अब जैसे मान लो इस पॉइंट को पॉइंट P कह दिया, वो मिड पॉइंट है, तो 0 प्लस 4/2 कॉमा 1 प्लस 1/2 विच विल बी 2 कॉमा। सर अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता तो कैसे करते? अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता तो फिर हम लोग क्या करना पड़ता है? तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ते हैं। ठीक है सर बट सर बिना कोऑर्डिनेट्स के भी कर सकते हैं ना, वो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालेंगे और उन्हें उनका इंटरसेक्शन का। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इक्वेशन के लिए बेटा तुमको कोऑर्डिनेट्स तो चाहिएंगे ना। जैसे मान लो ये वाला बाइसेक्टर है तुम्हारा,
इसके लिए ठीक है, मान लो तुमको स्लोप तो पता चल गया, लेकिन ये वाला पॉइंट तुम कैसे निकालोगे? हाँ ठीक है, ठीक समझा। उसके लिए बी और सी का निकाल लो। ठीक है, तो लेट मी टेल यू व्हाट वी नीड टू डू। हम लोग को तीनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे, ए बी सी। ठीक है, अब तीनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के बाद फिर जैसे मान लो बी सी और ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख लिया, दोनों का इक्वेशन लिख लिया, और ये लोग जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, दैट विल बी द सर्कमसेंटर। ठीक है, चलो। सर लेकिन वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन कैसे मिलेगा? अरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए तुमको मिड पॉइंट निकालेंगे और पता है स्लोप सी का। हाँ समझा समझा समझा। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं अपने। तो the coordinates of two consecutive vertices A and B of a regular hexagon A, B, C, D, E, F are 1, 0 and 2, 0 respectively. ठीक है, then find equation of diagonal CE. ऑप्शंस देख लो, √3x plus y is equal to 4, x plus √3y plus 4 is equal to 0. None of these. ठीक है, तो करो, मैं 1 मिनट। एक रफ सा डायग्राम बनाओ पहले। सर बट बहुत सारे हेक्सागन्स बन सकते हैं इन दो कोऑर्डिनेट से। 2 हेक्सागन बन सकते हैं, एक ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर और एक एक्स एक्सिस के नीचे।
चलो तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो क्या है, जैसे मान लो कि मैंने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब दो पॉइंट्स हैं, ए का कोऑर्डिनेट है 1,0 और बी का कोऑर्डिनेट है 2,0। तो यहाँ पे अपना ए होता और यहाँ पे अपना क्या होता, बी होता। तो ये ए बी, ये एक साइड बन रही होती हेक्सागन की। तो अब जैसे मान लो मैं अगर ऊपर वाला हेक्सागन लेता तो ये ऐसे होता, फिर ये ऐसे होता, फिर ये ऐसे होता, ये ऐसे होता और ये ऐसे होता। इस बात से अग्री करोगे सब लोग? हाँ सर। चलो गुड। अब ये सी होता, ये डी होता, ये ई होता और ये हमारा एफ होता। तो मेरा एम क्या है, मेरा एम है सीई का इक्वेशन फाइंड करना। फिर वो सी का कोऑर्डिनेट आ जाना है, ई के लिए कर सर क्या ई कह रहे का हो? एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 ही होगा। सी यस, का कोऑर्डिनेट वेरी आ गुड। जा रहा है, ई का ये ओके, ई का एक्स कोऑर्डिनेट 1 ही होगा क्योंकि ये वर्टिकली अबव होगा इसके। डी का भी 2। हाँ, डी का एज सच हम लोग को रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि हम लोग तो सी। अच्छा, ई का वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर अगर हम थोड़ा डी का वाई कोऑर्डिनेट फाइंड कर ले सी का मतलब तो डी का वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना इज इक्विवेलेंट टू ई का वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना। हाँ भाई उसमें भी उतनी ही मेहनत लगेगी जितनी मेहनत ई के वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने में लगेगी। अब ई का वाई कोऑर्डिनेट हम लोग ज्योमेट्री से फाइंड करते हैं। देखो इतना लेंथ कितना है, 1 है, ठीक है। अब क्योंकि इतना लेंथ 1 है तो ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, रेगुलर हेक्सागन है। अच्छा, इतना क्या एंगल होता है बताओ, ये एंगल कितना होता है टोटल? 30। 120 डिग्री होता है। 120 डिग्री। तो यहाँ से अगर अपन से वो ड्रॉ कर दे परपेंडिकुलर, तो ये वाला एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। तो अगर मैं पी ए एफ पी वाला ट्राइंगल देखूं, ए एफ पी वाला ट्राइंगल देखूं, तो जो हमारा ये वाला लेंथ है सर उसको हम एपी लोग ए पी वाला लेंथ, sin 60। हाँ 1 इंटू साइन 60, 1 इंटू साइन 60 मतलब √3/2। तो इसका मतलब ये भी √3/2 होना चाहिए क्या? हाँ सर। हाँ सर। इसका मतलब कितनी टोटल लेंथ हाइट है हम लोग? तो ई का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? √3 हो गया। वेरी गुड। तो ई का कोऑर्डिनेट हम लोग को पता चल गया है। इसमें दो कोई दिक्कत कोऑर्डिनेट्स है? हो गए ना, 1,√3 और 1,-1,-√3। हाँ हाँ, हम लोग कभी ऊपर वाले की बात कर रहे हैं ऑल द टाइम भी, नीचे वाले का भी ऐसे ही फाइंड कर सकोगे ना। अच्छा, सी के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये 1 के लिए लेंथ हम है, वो 1 लेके पैरामीट्रिक यूज कर सकते हैं। हाँ सर। सर 2 आ जाएगा। पैरामेट्रिक। हाँ सी सर प्लस सी का वाई कोऑर्डिनेट तो √3/2 ही होगा, तो x से निकाल लेंगे। तुम देखो पैरामेट्रिक भी यूज कर सकते हो या ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हो। जैसे ये इतना जो है ये 120 होता तो ये 60 डिग्री हो जाता, ठीक है। हाँ तो सर ये 1 cos 60 मतलब ये 1/2 और ये जो ये लेंथ होता 1 sin 60 मतलब √3/2। तो सी का जो कोऑर्डिनेट आता एक्स कोऑर्डिनेट 2 + 1/2 5/2 और √3/2। मतलब सी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारा 5/2 √3/2 और ई का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1, √3। अब ई और सी के पॉइंट्स मिल गए तो तुम लोग इसी का स्लोप निकाल सकते हो, सर स्लोप ऑफ आप इसी। एक बार वो पैरामीट्रिक से भी निकाल सकते थे सी का। हाँ, पैरामेट्रिक से भी निकाल सकते थे, वो निकालना है। हाँ सर मैंने निकाला, मुझे कुछ और आ रहा था अजीब सा। 2 तुमने ये
प्लस 1 cos थीटा cos 60 डिग्री, फिर 0 प्लस r sin 60 डिग्री। हाँ सर समझ गया सर, मैंने एक्चुअली tan थीटा सही निकाला, बट फिर वो ट्रायंगल बना के कुछ तो गड़बड़ कर दिया। स्लोप ऑफ EC जैसे दिस माइनस हाँ, दिस, हाँ, तो √3/2 होल अपॉन -3/2 -1/√3। इट मींस कि EC का इक्वेशन कैसे टाइप का हो रहा होगा, √3x प्लस y टाइप का हो रहा होगा, याद है जो शॉर्टकट टेक्निक सिखाई थी। अब उसको किसी एक पॉइंट से पास करा दो, इस पॉइंट से, तो 1 डाला तो √3 और y डाला तो √3, तो √3x प्लस y इज इक्वल टू 2√3। कोई है? क्या गड़बड़ हो गया? सर √3 y प्लस x होगा ना? हाँ सॉरी गलत, कोई तो कोई ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा था मैं, बट √3y प्लस x और इसके कोऑर्डिनेट डाले, 4। हाँ तो 3 + 1 4 हो जाएगा। √3y प्लस x इज इक्वल टू 4, सी वाला ऑप्शन। समझ में आया? यस सर। तो क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि बहुत टफ होते हैं, बस तुमको थोड़ा अपनी जो नॉर्मल ज्योमेट्री होती है सिंपल सी, वो वाली ज्योमेट्री, टफ वाली ज्योमेट्री नहीं लगती। जैसे टफ वाली ज्योमेट्री किसको कहते हैं, जिससे सिमिलैरिटी वगैरह ये सब, तो वो सब ये सब नहीं लगता इतना कुछ खास। सर इसमें एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव होगा ना? क्या मतलब 2 प्लस हाफ हुआ तो सर उधर -√3/2 नहीं होगा? क्या बोल रहे हो? वो तो नीचे वाले के लिए होता सर शायद दूसरी माइनस, इक्वेशन की बात कर रहे हैं। नहीं वो सर, दूसरे के लिए होता, इधर वाला जो नहीं हेक्सागन सर, बन रहा दूसरे होता। के लिए सर आप जो बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि पहले के लिए दोनों पॉजिटिव और दूसरे के लिए दोनों नेगेटिव ना? क्या साइन, कौन सा? नहीं, हाँ मतलब जैसे दूसरे वाले के लिए जो ई आता, जो दूसरा हेक्सागन बनता, उसमें ई जो है वो 1 -√3 आता, हाँ और सर, जो सी आता वो 5/2 -√3/2 ऐसे आता। सर और स्लोप सेकंड भी है, 1/√3 प्लस। हाँ उसका स्लोप भी चेंज हो जाता, ये सेकंड हेक्सागन के लिए। खैर हम लोग को तो पहले हेक्सागन से ही आंसर मैच कर गया, तो सेकंड हेक्सागन के लिए हम लोग गए नहीं। पार्ट टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस कुछ आ सकते हैं, बाकी इससे सिंपलर क्वेश्चंस ही आएंगे। तो सर वो पार्ट टेस्ट के लिए डीपीपी करे तो बुकलेट से देख। हाँ डीपीपी करो ना, उसको मैंने बोला डीपीपी 5 तक करो। सर लोकस आ रहा है क्या? लोकस नहीं है इस बार पार्ट टेस्ट में, लोकस नहीं है। ठीक है चलो, सो आज के लिए इतना ही किया जाए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो एक बार जल्दी से कमेंट करो आज के क्वेश्चंस जो भी हमने डिस्कस किए वो समझ में आए, कैसे अप्लाई करना है जो जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है। यस सर। सर एक्चुअली आज पावर कट था, तो आप रिकॉर्डिंग जल्दी अपलोड करवा देंगे क्या? बीच में थोड़ा मिस रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग इसको ठीक है बोल दूंगा मैं। ओके, थैंक यू सर। चलो तो गुड बाय। बाय सर। बाय सर। Bye, sir.